हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। ट्रंप और मस्क के बीच आपको पता है लगातार विवाद चल रहा है, लगातार डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है और ये अब अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप और मस्क के इस विवाद में नासा कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नासा के बहुत सारे मिशन डिपेंडेंट हैं इस समय ट्रंप की जो स्पेसएक्स कंपनी है उसके ऊपर। तो देखिए, स्पेस मिशंस जो फ्यूचर के हैं और नासा के ऊपर किस तरह का संकट इस डिस्प्यूट्स के कारण आया है उसको देख लेंगे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि वो बिल जिसके कारण डिस्प्यूट हुआ उसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। आइए पहले शुरू करते हैं कि नासा के प्रोजेक्ट्स पर किस तरह का संकट दिख रहा है। देखिए, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जिसकी वजह से नासा के बहुत सारे मिशंस पूरा होने वाले हैं और हो रहे हैं पूरा, उसे डीकमीशन करने की धमकी मस्क ने दे दी है। और मस्क ने यह धमकी तब दी, ये शुरुआत विवाद से कहां हुआ, टैक्स बिल ले आने की बात जब ट्रंप ने की, उस टैक्स बिल पर मस्क की असहमति थी। मस्क ने उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट किया, एक्स पर वॉर शुरू हुआ, इन लोगों के बीच में बातचीत और एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स। फाइनली ट्रंप ने कहा कि मैंने मस्क की कंपनी को बचाने में बड़ी मदद की है। मस्क ने कहा मैंने ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाने में मदद की है। और इन सारे डिस्प्यूट के बीच में फाइनली मस्क ने कहा कि ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को डीकमीशन कर देंगे, क्योंकि ट्रंप ने ऑलरेडी कह दिया था कि भैया जितनी सब्सिडी तुमको दे रहे हैं वो सब बंद कर देंगे, तो अरबों रुपया की बचत हो जाएगी अमेरिकन गवर्नमेंट की। तो डीकमीशन करने की जब धमकी दी तो ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई नासा अब क्या करेगा, क्योंकि नासा अपने स्पेस प्रोग्राम्स के कई क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए प्राइवेट कंपनियों पर ही निर्भर है और इस समय सबसे ज्यादा निर्भर है स्पेसएक्स पर। नासा दरअसल खुद फोकस कर रहा है एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लैनेट्स पर, जबकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम उसने पूरी तरह से प्राइवेट कंपनीज को दे रखा है। तो आगे हम देखेंगे कि नासा की डिपेंडेंसी किस तरीके की है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 10 जून से एक नया बैच आने वाला है, जिसमें अगर आप यूपीएससी की सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं, अमृत लाइव कोड यूज कीजिएगा तो 29,999 रुपये में ये कोर्स मिल जाएगा आपको। इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए तो आप उस पेज पर पहुंच जाइएगा जहां पूरी जानकारी भी मिलेगी और खरीदने के लिए ऑप्शन भी मिलेगा। अब देखिए, मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पर नासा कितना निर्भर है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने अंतरिक्ष यात्रियों को, एस्ट्रोनॉट्स को, और वापस ले आने के लिए नासा के पास आज की तारीख में एकमात्र भरोसेमंद स्पेसक्राफ्ट है अगर, तो क्रू ड्रैगन है, जो कि स्पेसएक्स का है। और हर साल आपको पता है 3 से 4 कार्गो मिशन जाते ही जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अभी आपने सुनीता विलियम्स वाली पिछले दिनों कहानी सुनी ही होगी कि वो जाकर स्टक हो गई थी, वो लेकिन बोइंग कंपनी के स्पेसक्राफ्ट से गई थी, उसकी भी बात हम करेंगे। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मुख्य तौर पर यूएस और रशिया के एस्ट्रोनॉट्स द्वारा इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी देश के, बाकी कंट्रीज के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी जाते हैं। जैसे अभी शुभांशु शुक्ला जाने वाले हैं, एक्सियोम स्पेस कंपनी है एक, उसके द्वारा अगले हफ्ते भेजे जाने वाला मिशन है एक्सियोम 4। एक्सियोम 4 के ISS जाने पर भी अभी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि नासा और के जरिए ही भेजा जाना है और स्पेसएक्स के फाल्कन 9 के जरिए ही भेजा जाना है। तो इस मिशन में एक इंडियन भी है एक्सियोम 4 में, इसमें जो इंडियन है उनका नाम है शुभांशु शुक्ला, इस पर भी अभी संकट मंडरा रहा है। रूसी अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, कैसे जाते हैं? रूस और USA ही तो ज्यादातर अपने अंतरिक्ष यात्री भेजता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और सालों भर ये मैन रहता है, मतलब यहां कोई ना कोई अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट यहां रहते हैं। तो रोसकॉसमॉस ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे इंडिया का इसरो है, USA का नासा है, उसके द्वारा बनाए गए सोयूज स्पेस क्राफ्ट से रशियन जो ट्रेवलर्स हैं वो ट्रेवल करते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये ट्रेवल करते हैं। नासा अपने स्पेस शटल प्रोग्राम्स जैसे अटलांटिस, डिस्कवरी या एंडेवर को पहले ही बंद कर चुका है। जो नासा का अंतिम स्पेस शटल मिशन था वो 2011 में गया है, ठीक है, जो कि उसका अपना था। तो स्पेस शटल मिशन बंद हो जाने के बाद इसने अपने रॉकेट्स का भी प्रोडक्शन बंद कर दिया। जैसे आप देखेंगे दो चीजें, एक तो स्पेसक्राफ्ट की जरूरत होती है, दूसरा रॉकेट्स की जरूरत होती है। कई बार आप खबरों में पढ़ते हैं फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है, ठीक है, तो एक तो रॉकेट की रिक्वायरमेंट हो गई, दूसरा स्पेसक्राफ्ट कौन सा है। 2011 से 2020 के बीच बात करें तो नासा ने ISS तक ट्रेवल करने के लिए मोस्टली सोयूज का ही इस्तेमाल किया है, जो कि रशियन ट्रांसपोर्ट है। तो इसके बाद स्पेसएक्स का ड्रैगन जो स्पेसक्राफ्ट है यही इस्तेमाल हुआ है। तो एक मैंने जैसा बताया कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है और फाल्कन 9 रॉकेट है।
तो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दरअसल स्पेसएक्स के ही फाल्कन 9 रॉकेट का यूज करता है। तो 2020 के बाद से आप जनरली देखिएगा तो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट यूज हुआ है, जो कि स्पेसएक्स की कंपनी है। स्पेसएक्स अपने आप में 2006 से ही शुरू हुई कंपनी है, जो आज की डेट में सबसे बड़ी प्राइवेट कॉरपोरेशन है स्पेस के मामले में। बोइंग से भी कॉन्ट्रैक्ट है हालांकि नासा का, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने कहा कि अभी जो सुनीता विलियम्स जाकर स्टक हो गई थी वो स्टार लाइनर से गई थी, और स्टार लाइनर और एटलस रॉकेट दरअसल बोइंग के ही वो हैं रॉकेट से और स्पेसक्राफ्ट हैं। लेकिन ये भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि अभी पहला ही आपने देखा कि सुनीता विलियम्स गई तो वहां स्टक हो गई और फिर फाइनली स्पेसएक्स को ही इसमें कूदना पड़ा। तो ये भरोसेमंद नहीं है। फिलहाल नासा की डिपेंडेंसी तो स्पेसएक्स के ऊपर ही है। स्पेसएक्स 2006 की ही कंपनी है और आर्टेमिस जैसे बड़े प्रोग्राम में भी शामिल है। आपको पता है आर्टेमिस अकॉर्ड में इंडिया भी शामिल है और 27 कंट्रीज शामिल हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम जो टारगेट क्या रखता है, मून पर, चंद्रमा पर एक बार फिर से इंसान को उतारने का टारगेट रखता है और उम्मीद है कि 2027 में इसके फाइनल फेज में चंद्रमा पर इंसान उतर जाएगा। तो आर्टेमिस प्रोग्राम स्पेसएक्स के ही स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करने वाला है, जिस पर भी संकट आ जाएगा अगर ये दबाव, ये तनाव खत्म नहीं हुआ तो। एक्स्ट्रा प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशंस में भी नासा और स्पेसएक्स एक साथ हैं। तो बहुत सारी चीजें जो नासा अब पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुकी है स्पेसएक्स पर, और अगर स्पेसएक्स अपना हाथ खींचता है, देखिए यही होगा। ट्रंप ने जो धमकी दी कि भैया जो सब्सिडी तुम्हारी कंपनीज को दे रहे हैं हम देंगे नहीं, तो ऑब्वियसली उसके बाद क्या होगा, स्पेसएक्स अपना हाथ खींचेगा और इन सब का खराब असर नासा पर पड़ेगा, और नासा पर पड़ेगा तो दुनिया भर के जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं इंक्लूडिंग इसरो, उस पर भी इसका बैड इंपैक्ट आएगा। अब सवाल है कि ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल जिसकी वजह से पूरा विवाद हुआ वो है क्या, दरअसल उसमें क्या क्या चीजें हैं जिसको लेकर विवाद हुआ। देखिए, वन बिग ब्यूटीफुल बिल ये नाम दिया है ट्रंप ने, और मस्क ने कहा कि भैया या तो बिग होगा या ब्यूटीफुल होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो कारण क्या है इसको लेकर विवाद के, पिछले टर्म में ही जब ट्रंप आए थे 2017 में ही उन्होंने इनकम टैक्स में कुछ कटौती की थी और संपत्ति करों में कटौती की थी। इस बार और बीच में जब दूसरे टर्म के लिए आ रहे थे तो वादा किया था कि अगर मैं आ जाऊंगा तो इसमें परमानेंट कटौती कर देंगे। तो इस वन बिग ब्यूटीफुल बिल का एक वादा यह है कि आयकर और संपत्ति कर में परमानेंट कटौती हो जाएगी, स्थायी कटौती हो जाएगी और कटौती बढ़ेगी भी। दूसरा, ओवर टाइम करने पर टिप्स के रूप में जो पैसा मिलता है, सामाजिक सुरक्षा आय जैसी चीजों पर नए कर कटौती की बात इसमें की गई है। ठीक है, तो नई कर कटौतियां होंगी और ओवरऑल कहा जा रहा है कि इस एक्ट के आ जाने के बाद 30 से 80 हजार डॉलर अगर कोई हर साल कमाता है अमेरिकन, तो उसके करों में 15% की कटौती का दावा किया जा रहा है इस एक्ट की वजह से। समझिए एक बात कि अगर कटौती की जा रही है तो यह दबाव किसके ऊपर आएगा, अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर यह प्रेशर आएगा। उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पर और अमेरिकी सैन्य रक्षा क्षमताओं में सुधार पर खर्च को बढ़ाने की बात की गई है, जिससे फिर अगेन खर्च किस पे बढ़ेगा, ये प्रेशर किस पर बढ़ेगा, अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर बढ़ेगा। सीमा सुरक्षा में खर्च बढ़ाने की बात की गई है अवैध प्रवासियों को आने से रोकने के लिए, और बाकी अमेरिकी सैन्य और रक्षा क्षमताओं में भी सुधार पर खर्च बढ़ेगा। सरकारी खर्चे में अपव्यय करने की बात, धोखाधड़ी और दुरुपयोग को कम करने की बात कही गई है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन डेट सीलिंग को बढ़ाने की बात की गई है। डेट सीलिंग क्या होता है, डेट सीलिंग का मतलब है अमेरिकी गवर्नमेंट उधार लेती है अपने बिल्स को पे करने के लिए, उस उधार की सीमा को बढ़ाने की बात की गई है कि ज्यादा उधार ले पाए। वो डेट सीलिंग बढ़ते जाती है तो धीरे धीरे और ज्यादा भार बढ़ते जाता है, दरअसल उधार बढ़ते जाता है। तो इन सारी वजहों से बहुत सारे आलोचक कह रहे हैं कि भैया अमेरिका की इकोनॉमी को ये बिल बुरी तरह से डेंट करने वाला है, ये एक्ट बहुत बुरी तरह से डेंट करने वाला है। चिंताएं क्या क्या हैं, एक और कर कटौती होगी, दूसरी ओर व्यय में वृद्धि होगी, और कुल मिलाकर क्या होगा, अमेरिका के वित्त को खराब करने की स्थिति हो जाएगी, इकोनॉमी को खराब करने की स्थिति हो जाएगी। सरकार द्वारा लगातार खर्च और कमाई के बीच का अंतर बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या हुआ, कमाई कम हो रही है और खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। तो पहले से ही ये बहुत ज्यादा है, और 2024 तक इस तरह की उधारी जीडीपी के लगभग 6.4% थी, और माना जा रहा है आने वाले समय में ये 9% तक हो जाएगी। और आपको अगर मैं बताऊं कि ये घाटा
अगर अमेरिकी घाटे की बात करें 1.9 ट्रिलियन डॉलर का घाटा है, जो कि अगर इंडिया के जीडीपी के हिसाब से आप बात करेंगे तो लगभग इंडिया के जीडीपी के आधा तो उसका घाटा है। तो अमेरिकी घाटे और ऋण जीडीपी के अनुपात के रूप में इसका रुझान जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, ये ज़्यादा दिन तक इस तरह से चल नहीं पाएगा। वैश्विक निवेशक जो हैं वो अमेरिकी सरकार को नया पैसा उधार देने से अब कतराने लगे हैं और रेटिंग एजेंसीज ने भी अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया है, इनकी रेटिंग्स को कम करना शुरू कर दिया है। तो इस स्थिति में नासा संकट में तो है ही, इस बिल के बारे में भी आपके लिए जानना जरूरी है। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा। फिलहाल तो मस्क ने ये कहा है कि भैया डिकमीशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में देखना होगा कि ये लड़ाई किस तरफ जाती है और फाइनली नासा और इसरो जैसे संस्थाओं पर इसका क्या इम्पैक्ट आता है, क्योंकि इसरो भी नासा के कई सारे प्रोजेक्ट से अलाइंड है, जुड़ा हुआ है। ख्याल रखिए अपना, अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।